Hello students, this is part 7 of the chapter sets of class 11th mathematics. In this video lesson, we shall learn different properties of union and intersection operations on sets. Sets पर पिछली वीडियो में आपने यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा था। आज हम उन्हीं ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यूनियन ऑपरेशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम दो सेट दे रखे हैं ए और बी और उनका यूनियन फाइंड आउट करते हैं, तो चाहे हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करें चाहे बी यूनियन ए, दोनों आंसर जो है एक जैसा आएगा। इसको बोलते हैं कि जो यूनियन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ए यूनियन बी में भी हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं और बी यूनियन ए में भी हम ए और बी के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन करते हैं। तो थ्रू वेन डायग्राम या सिंपल कलेक्शन के थ्रू इसे आसानी से समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल होते हैं, और जब भी ये लिखा जाता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल है तो ये हो गया कि ये यूनियन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो यूनियन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हमें तीन सेट लेने हैं और उन पर एक ही ऑपरेशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ तीन सेट लिए हैं और तीन पर एक ही ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि यूनियन ऑपरेशन एक बार में केवल दो सेट पर ही ऑपरेट होगी। तो अब हमारे पास तीन सेट है और यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करनी है, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो पहले हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट कर लें और फिर जो रिजल्टेंट सेट आता है उसका सी के साथ यूनियन लें, या फिर हम बी और सी का पहले यूनियन फाइंड आउट कर लें, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको ए के साथ यूनियन कर लें। लेकिन किसी भी तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं तो दोनों आंसर एक जैसे आएंगे, हम एक ही रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो ये एक ही रिजल्ट पर आना ये इंडिकेट करता है कि यूनियन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। और यदि हमें इसे वेरीफाई करना है तो थ्रू वेन डायग्राम हम वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है सेट ए, सेट बी और सेट सी हमें दे रखे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर जो आता है उसको सी के साथ यूनियन लें, या फिर बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट कर लें फिर ए के साथ यूनियन लें, और हम देखेंगे कि दोनों रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि यूनियन ऑपरेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। एक और प्रॉपर्टी देखिए, एम्प्टी सेट को यदि हम किसी भी सेट के साथ यूनियन करते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट को यदि किसी भी सेट में मिलाते हैं यूनियन ऑपरेशन के थ्रू, तो हमें वापस जो है वो सेट ए ही मिलेगा। तो ये जो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें यूनियन ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, वो है फाई, बिकॉज वेन एवर फाई इज कंबाइंड विद एनी सेट थ्रू यूनियन ऑपरेशन वी अगेन गेट द सेम सेट। इसका मतलब हुआ कि जो फाई है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। तो यदि पूछा जाए कि यूनियन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन ऑपरेशन। इसके अलावा एक और सिंपल और ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बोलते हैं इडेम्पोर्टेंट लॉ। ये लॉ ये कहता है कि यदि हम किसी भी सेट को उसी के साथ यूनियन करें तो हमें वापस पुनः वही सेट मिलेगा। और इसके अलावा एक होता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो उसमें क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट का यदि हम सेट ए के साथ यूनियन लें तो हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज है, और इनमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि कोई सेट है और वो हमें दे रखा है, सपोज कोई सेट दे दिया, सपोज डी सेट है, और उस डी सेट के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है, जैसे सपोज 5 है, 10 है और 15 है, 20 है। और जो सेट जो एक दूसरा सेट है हमारे पास और वो है यूनिवर्सल सेट है, और इस यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3 से लेके सारे एलिमेंट्स हमारे पास है अप टू 20। तो इसका मतलब हुआ डेफिनेटली ये यूनिवर्सल सेट हुआ, क्योंकि सेट डी के सारे एलिमेंट्स इसी के कुछ एलिमेंट्स है। तो यदि मैं यहाँ डी यूनियन यदि ये यूनिवर्सल सेट लेता हूँ तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो सेट यू के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी लेना है और सेट डी के एलिमेंट्स को भी लेना है, लेकिन
यदि मैं सेट U के एलिमेंट्स ले लेता हूँ तो सेट D के एलिमेंट्स तो अपने आप ही आ गए, तो ये वापस जो है वो यूनिवर्सल सेट ही हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट को कंबाइन करते हैं तो वापस हमें वही सेट मिलता है। और यदि मैं किसी सेट के साथ यदि मैं सपोज एम्प्टी सेट को शामिल करता हूँ, जैसे यहाँ हो गया 5, 10, 15 और 20 है, और इसके साथ एम्प्टी सेट को मिक्स करते हैं या कंबाइन करते हैं थ्रू यूनियन ऑपरेशन, तो हमें वापस वही मिलेगा। तो बहुत आसान से नियम है, हम समझ सकते हैं कि ये हो गए होगा। तो वापस जो है वो D आ रहा है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जो 5 है, दिस 5 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनियन ऑपरेशन का क्या होता है। तो हम कहेंगे कि एम्प्टी सेट इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दी यूनियन ऑपरेशन। और जो सिंपल रूल है वो आप देख ही रहे हैं कि आसान है। और किसी भी सेट में यदि उसी सेट को यदि हम वापस कंबाइन करते हैं थ्रू यूनियन ऑपरेशन तो वी गेट अगेन A, आसानी से वेरीफाई किया जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज देखिए, इंटरसेक्शन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज। यदि मान लीजिए हम A और B का इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एसोसिएटिव लॉ को भी यहाँ जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है फॉलो करती है, यानी पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करके फिर C के साथ इंटरसेक्शन लें, या B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करके A के साथ इंटरसेक्शन लें, दोनों जो रिजल्ट है वो एक जैसे आएंगे। तो इसको कहते हैं हम कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। और ध्यान रखिए, एसोसिएटिव जब भी हमें देखना होता है तो उसमें ऑपरेशन एक ही होती है, जैसे या तो यूनियन ऑपरेशन ही रहेगी थ्रूआउट या फिर इंटरसेक्शन ऑपरेशन ही रहेगी थ्रूआउट। और जब एसोसिएटिव प्रूव करते हैं तो उसमें हमारे पास 3 सेट होना जरूरी है। इसके अलावा एक है जो एम्प्टी सेट है, यदि उसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं किसी भी सेट का तो हमें वापस एम्प्टी सेट ही मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों की कॉमन एलिमेंट का कलेक्शन हमें करना है, और चूंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता तो कॉमन एलिमेंट है कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किसी भी सेट का यदि एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट हमें प्राप्त होगा। और यूनियन का यदि किसी सेट के साथ यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वापस सेट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा किसी भी सेट का उसी के साथ यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो वापस हमें A मिलेगा। तो इसको हम इडेम्पोटेंट लॉ कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ है लास्ट वन, सेकेंड लास्ट कहेंगे क्योंकि एक और प्रॉपर्टी जो है इसके बाद आएगी। तो यहाँ जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि यदि मान लीजिए हमारे पास 2 ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन और यूनियन, और उनके कॉम्बिनेशन से यहाँ पर कुछ जो है हम एक जो सेट है उन पर यदि दोनों ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है। यदि मान लीजिए मैं B और C का यूनियन लेकर A के साथ फिर इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है यहाँ पर, ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, नाउ दिस इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। ये जो यूनियन है इस पर ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब है कि जो A इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये यहाँ 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यदि मैं इस येलो कलर्ड पार्ट को राइट हैंड साइड से हटा देता हूँ तो यहाँ B यूनियन C मिलेगा जो यहाँ है। इसका मतलब है कि A इंटरसेक्शन जो है वो B के साथ भी अटैच हो गया है और A इंटरसेक्शन है वो C के साथ भी अटैच हो गया है, और यहाँ जो ये यूनियन वाला पार्ट है ये अपनी जगह है। तो इसका मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ऐसा हो जाता है। ये थोड़ा लेस ऑब्वियस रिजल्ट है और इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। हम 3 सेट लेंगे A B C और उनमें कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे और फिर बाद में इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वेरीफाई करेंगे और इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि 2 ऑपरेशन रहेगी, जैसे यहाँ इंटरसेक्शन ऑपरेशन है और यूनियन ऑपरेशन है। एसोसिएटिव लॉ में एक ही ऑपरेशन थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 ऑपरेशन रहेगी। और यदि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कि जो यूनियन ऑपरेशन है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑपरेशन पर। तो यहाँ देखिए कि यहाँ यदि ये देखें कि येलो पार्ट को यदि मैं राइट हैंड साइड से हटा देता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा B इंटरसेक्शन C जो लेफ्ट हैंड साइड में भी है। इसका मतलब हुआ कि A यूनियन जो है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसको बोलेंगे यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो ये दोनों रूल है, यानी कि यूनियन ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इंटरसेक्शन ऑपरेशन पर, और इसी तरह से जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनियन ऑपरेशन पर।
तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम जो वेरीफाई करेंगे थ्रू सम एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो सपोज एक सेट है ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, और इसमें सपोज जो एलिमेंट्स है वो हो गए 2 के मल्टीपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और जो सेट बी है उसमें हम 3 के मल्टीपल ले लेते हैं, 3, 6, 9, 12 है। और जो डी है, सी है, इसमें हम जो है वो 4 के मल्टीपल ले लेते हैं, सपोज 4, 8, 12 है। इस तरह से ले लेते हैं। ये 3 सेट हमारे पास है। अब हम इसमें जो पहला रिजल्ट वेरीफाई करेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड है, तो वो रिजल्ट क्या है उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो ये ABC 3 सेट है और अब हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला रिजल्ट था वो ये था कि यदि मान लीजिए कि A यूनियन ले, पहले इंटरसेक्शन वाला था तो इंटरसेक्शन वाला ले लेते हैं। सपोज A इंटरसेक्शन B यूनियन C लेते हैं, B यूनियन C लेते हैं। तो इसको हम, ये जो वैल्यू है वो, ये जो A इंटरसेक्शन पार्ट देख रहे हैं आप, ये A इंटरसेक्शन है, ये पार्ट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी A इंटरसेक्शन जो है वो B के साथ भी अटैच हो जाएगा, ये A इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो B के साथ भी अटैच हो जाएगा, और ये A इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो C के साथ भी, ये A इंटरसेक्शन B के साथ भी अटैच हो गया, A इंटरसेक्शन C के साथ भी अटैच हो गया, और ये जो बीच में यूनियन देख रहे हैं, ये यूनियन जो है वो बीच में रह जाएगा। यहाँ पर जो है बीच में यूनियन रह जाएगा, और इसको हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये टू वेरीफाई, ये हमें इसको वेरीफाई करना है, इस रिजल्ट को हमें वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनियन B यूनियन C की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ B यूनियन C हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, B यूनियन C पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है। तो B यूनियन C का मतलब है कि B और C के जो एलिमेंट्स है उन सबको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो यहाँ 3 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 नहीं है, 6 आ रहा है, 7, 8 है, 9 है, और उसके बाद में फिर 12 भी है। तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, जो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 भी आ रहा है, 4, 8, 12 भी आ रहा है। तो ये B यूनियन C हो गया है। एक रिक्वायरमेंट यहाँ हमारे पास रहेगी A इंटरसेक्शन B की, वो भी यहाँ लिख देते हैं A इंटरसेक्शन B। तो वो है A इंटरसेक्शन B में दोनों में कॉमन है उनको लिखना है। 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 दोनों में कॉमन है, और इसके अलावा 8 नहीं है, 10 भी नहीं है। तो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी A इंटरसेक्शन C की, तो वो भी यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन C का मतलब A और C में जो कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं 2 तो नहीं है, 4 कॉमन है दोनों में, और यहाँ जो 8 है वो भी कॉमन है दोनों में। ये A इंटरसेक्शन C हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक तो हमें चाहिए A, तो A तो ये रहा, तो A को रख देते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। फिर इंटरसेक्शन है, ये A, ये मैंने पूरा लिख दिया है, ये A का काम कर रहा है, यहाँ तक का हिस्सा जो है वो A का काम हो गया। फिर इंटरसेक्शन है, और उसके बाद में B यूनियन C चाहिए, तो B यूनियन C हमारे पास यहाँ है, तो इसको लिख देते हैं B यूनियन C। तो ये हो रहा है 3, 4, 6, 8, 9, 12 है। अब इनमें जो इंटरसेक्शन मीन्स इनमें जो कॉमन उनको लिखना है, तो इनमें हम कॉमन ढूंढ लेते हैं कौन कौन से कॉमन है। तो यहाँ देखें सबसे पहले 2 कॉमन नहीं है, 4 यस 4 दोनों में कॉमन है, इसके बाद 6 भी कॉमन है, इसके बाद 8 भी कॉमन है, 10 नहीं है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उन सब का यदि मैं कलेक्शन कर लेता हूँ तो वो हो जाएगा इनका इंटरसेक्शन। तो ये हो गया 4, 6, 8, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B में हमारे पास है 6 जो यहाँ से आ रहा है, फिर है यूनियन, और फिर A इंटरसेक्शन C है, तो A इंटरसेक्शन C में है 4 और 8। अब इनका यूनियन करना है, यानी इन सबको एक जगह इकट्ठा करना है। 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो इसमें 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हमें मिल रही है। तो इस तरह से जो है ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है। अब यदि मान लीजिए कि सेट तो ये दे रखे हैं, सेट A, सेट B, सेट C, लेकिन हमें जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई कुछ अलग रिजल्ट करना है। सपोज मुझे वेरीफाई करना है ये वाला रिजल्ट
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। और यहां पर अब की बार जो ये यूनियन, ए यूनियन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक बार बी पर एक बार सी पर, तो ए यूनियन जो पार्ट है इसको एक बार बी के साथ अटैच कर देते हैं, फिर ए यूनियन को एक बार सी के साथ अटैच कर देते हैं। तो एक तरह से मैंने ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और डिस्ट्रीब्यूट किस पर किया है, इस इंटरसेक्शन पर किया है। तो इसको लिखेंगे ये इंटरसेक्शन, तो यहां हो गया ए यूनियन बी और एक हो गया ए यूनियन सी, और इनका मुझे इंटरसेक्शन लेना है। यानी यहाँ यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन, इसको मुझे वेरीफाई करना है। अब इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें एक तो चाहिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में यहाँ पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ कितना आता है। तो बी इंटरसेक्शन सी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको कलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। 3 नहीं है कॉमन, 6 कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, केवल और केवल 12 कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हो गया हमारा, इसमें हो गया केवल और केवल 12 है। तो बी इंटरसेक्शन सी में तो केवल 12 है। और हमें यहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और बी के एलिमेंट्स को एक जगह लिख देंगे। तो यहाँ हो रहा है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 है, और फिर 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है और 12 भी है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इसी तरह से हमें ए यूनियन सी की रिक्वायरमेंट भी है, तो ए यूनियन सी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ए और सी में जो दोनों में एलिमेंट्स है उन सभी का कलेक्शन, तो 2 भी है, 4 भी दिख रहा है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है और 12 भी है। तो ये हो गया ए यूनियन सी में। अब हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन, तो पहले ए रखना पड़ेगा। तो ए तो है यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, और फिर है यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास है केवल और केवल 12 है। अब यदि मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूं तो कितना आता है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। अब इसी में मैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करता हूं, राइट हैंड साइड कितनी आती है। तो राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी है, राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है, तो ए यूनियन बी लिख देते हैं। यह है 2 है, 3 है, 4 है, 6, 8, 9, 10 और 12 है। और फिर इंटरसेक्शन लेना है, यानी इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ये लेना है जो ए यूनियन सी है, और ए यूनियन सी हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है। अब हमें इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स उनको ढूंढना है। तो 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ भी है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है और 12 भी दोनों में है। तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका हमें कलेक्शन करना है। तो चलिए इनका कलेक्शन कर लेते हैं। ये हो रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। सो दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। और इसके ऊपर जो देख रहे थे यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही थी, तो ये रिजल्ट आराम से वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद यदि मान लीजिए कि इन दो रिजल्ट्स को मुझे वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी और इसके साथ यूनियन, ये वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और यदि मैं येलो कलर पार्ट को हटा देता हूँ तो बी यूनियन सी यहाँ दिख रहा है। तो एक तरह से ए इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ अटैच हो गया, बीच का जो यूनियन ऑपरेशन अपनी जगह है। यदि मुझे इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डायग्राम में शो करते हैं। तो मुझे 3 सेट बनाने पड़ेंगे और इन जनरल वो तीनों सेट एक दूसरे से इंटरसेक्ट किए हुए हो सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले बी यूनियन सी, सपोज ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है, और लेफ्ट हैंड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैं एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ, वेन डायग्राम, जिसमें ये जो पार्ट है ये शेडेड पार्ट में शो करें। तो पहले बी यूनियन सी लेते हैं। तो बी और सी जिसमें आ गया, तो बी और सी जो आ रहा है उसको हम सेट कर देंगे। तो जिसमें भी बी और सी आ रहा है उसको मैं सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको सेट कर दिया है, ये तो हो गया बी।
और इसी में सी भी शामिल है, तो ये सी भी इसी में शामिल कर लेता हूँ। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ये पूरा जो है वो हो गया है बी यूनियन सी। तो ये बी यूनियन सी कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद जो ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब ए के साथ यदि मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इंटरसेक्शन तो मुझे ए के साथ लेना है, यानी बी यूनियन सी जो भी आया उसका ए के साथ जो कॉमन रीजन है वो देखना है। अब ए तो पूरा ये वाला रीजन है, लेकिन जो कॉमन रीजन देखें तो केवल यही आ रहा है। ए के साथ देखें तो ए के साथ जो कॉमन रीजन है वो ये आ रहा है। तो अब इस पूरे कॉमन रीजन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉमन टू बोथ, क्योंकि इसमें जो दोनों तरह की जो शेडेड रीजन है वो यहाँ कॉमन रीजन में आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। जो यहाँ पर येलो शेडेड रीजन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द येलो शेडेड रीजन। तो येलो शेडेड रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि देखें जो है ये वेन डायग्राम के थ्रू यदि शो करते हैं राइट हैंड साइड को तो वो किस तरह का रीजन हमें मिलता है। तो यहाँ फिर से मैं सेट ए बनाता हूँ, फिर से मैं सेट बी बनाता हूँ और ये सेट मैंने सी बना दिया है और ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया है। अब हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ए और बी के जो कॉमन रीजन है उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसके अलावा फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है। तो ए और सी का जो कॉमन रीजन है, ए और सी का जो कॉमन रीजन है उसको मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ए और सी का जो कॉमन रीजन है वो ये रहा, ये ए भी है, इसमें सी भी आ रहा है। तो ए और सी के कॉमन रीजन को हाईलाइट कर दिया। अब यूनियन का मतलब हुआ जो अभी मैंने शेडेड किया है, जो पोर्शन शेडेड है, कॉमन नहीं, जो भी शेडेड पोर्शन है उस सबको मैं हाईलाइट करूं। तो ये अब की बार मैं इसको येलो कलर से कर देता हूं। तो ये यूनियन ऑफ दीज टू रीजन आ गया। पहला रीजन और दूसरे रीजन का हमें क्या करना है? यूनियन करना है। अब हम देख रहे हैं कि ये रीजन भी वही आ रहा है जो पहले आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये येलो शेडेड रीजन हो गया। और येलो शेडेड रीजन हम दोनों फिगर को ध्यान से देखें तो दोनों में एक जैसा ही जो रीजन है वो येलो शेडेड रीजन है। तो इस तरह से जो है हमने इस रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन। और ऐसा का ऐसा ही जो है आप दूसरे के लिए भी कर सकते हो। दूसरा जो रिजल्ट है वो ये था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए यूनियन यानी कि जो यूनियन ऑपरेशन है ये यूनियन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ए यूनियन एक तो ये हो गई बी पर डिस्ट्रीब्यूट और एक हो गई सी पर डिस्ट्रीब्यूट। और बीच में जो इंटरसेक्शन का साइन है ये वाला साइन यहाँ बीच में आना है। तो ये बीच में मैं जो है इंटरसेक्शन का साइन लिख देता हूँ और ये इस तरह से। तो ये कहलाती है कि ये जो यूनियन ऑपरेशन है इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। तो इस रिजल्ट को भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यदि मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो आसानी से कर सकते हैं। वही देखते हैं वापस, सेट ए, सेट बी, ये सेट सी हो गया, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमें क्या करना होगा? बी और सी का जो कॉमन रीजन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। बी और सी का जो कॉमन रीजन है उसे हाईलाइट कर लिया। इसके बाद ए के साथ उसका यूनियन लेंगे। तो ए के साथ यूनियन लेते हैं। तो चलिए अब ए के साथ यूनियन लेना है, इसका मतलब है कि ए को भी हमें यहाँ हाईलाइट करना है। तो ये ए को भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये ए को भी मैंने हाईलाइट कर लिया। तो ए यहाँ तक आ रहा है। तो ए के जो सर्किल है उसमें मैं ये ग्रीन कलर्ड लाइन बना रहा हूँ जिससे पता लगे कि ये रीजन भी हमें काउंट करना है। अब यहाँ यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है कि इन दोनों रीजन्स को शामिल करते हुए हमें शेड करना है। तो ये पहला रीजन था, इसको भी मुझे लेना है। तो यहाँ तक का रीजन आ गया। और इसके अलावा जो दूसरा वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला रीजन छुटा हुआ, उसको भी हमें इसमें शामिल करना पड़ेगा। तो ये जो अब की बार जो येलो शेडेड रीजन है, दिस येलो शेडेड रीजन विल रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया येलो शेडेड रीजन के थ्रू रिप्रेजेंट। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड साइड कितनी आती है। तो राइट हैंड साइड में पहले तो तीनों सेट बना देता हूँ। ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी हो गया है और ये सेट
सी हो गया है, और इसमें ये ए हो गया, बी हो गया, और ये सेट सी हो गया है। अब सबसे पहले तो ए यूनियन बी चाहिए, तो ए और बी को शामिल करते हुए हमें लेना है। तो ये ए और बी को शामिल करते हुए मैं शेडेड रीजन कर देता हूँ। ये मैंने शेडेड रीजन कर दिया है, और ये रीजन ऐसे बनाया है कि वो ए और बी दोनों को शामिल कर रहा है। ये इसको मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ तक भी सेट होगा और इधर बी पूरा सेट होगा। तो यहाँ तक का जो पार्ट है ये तो हो गया ए यूनियन बी। इसी तरह से ए यूनियन सी को सेट करना है, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ए और सी दोनों सेट होने हैं, तो ये ए पूरा सेट कर देते हैं, ए पूरा सेट कर देते हैं, और इसको साथ सी भी सेट करना है, तो ए यूनियन सी हो जाएगा। तो ये सी भी मैंने पूरा सेट कर दिया है। इस तरह से ये सी भी पूरा सेट होगा, ये पूरा सेट कर दिया है। अब ये जो इंटरसेक्शन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां पर ये जो ग्रीन कलर्ड और जो ब्लैक कलर्ड लाइंस जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला कॉमन रीजन हमें लेना है। तो उस कॉमन रीजन को मैं येलो शेडेड कर देता हूं। तो यहाँ भी कॉमन रीजन है निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ भी ब्लैक लाइन और जो ग्रीन लाइन है वो कट कर रही है, तो यहाँ हमें सेट करना है। इसके अलावा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ग्रीन और ब्लैक कलर लाइन दोनों आ रही है, तो ये भी कॉमन रीजन हो गया। नीचे भी जो आ रहा है तो ये भी कॉमन रीजन में आ रहा है, ये भी कॉमन रीजन में आ गया। तो यहाँ तक का पार्ट तो है ही, ये वाला पूरा पार्ट कवर हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं और कौन सा रीजन आ रहा है। इसमें जो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें केवल ग्रीन लाइन्स ही है और ब्लैक लाइन्स इसमें नहीं आ रही है। तो ये शेडेड जो कॉमन शेड इसका सॉल्यूशन रीजन में नहीं आना है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं तो यहाँ रेड और ग्रीन दोनों लाइन्स मिल रही है, तो ये भी इंटरसेक्शन में आ जाएगा, कॉमन रीजन में आ जाएगा। तो ये भी हमें शामिल करना है, तो ये भी मैं शामिल कर लेता हूँ। इसके अलावा इस रीजन में केवल और केवल ब्लैक लाइन्स है और इसमें केवल और केवल ग्रीन लाइन्स है, तो ये कॉमन में नहीं आना है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि मैं दोनों को फिगर को कंपेयर करता हूँ तो देखता हूँ कि दोनों शेडेड रीजन एक जैसा ही है, उससे पता लगता है कि ये दोनों इक्वल ही है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया थ्रू वेन डायग्राम। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है ये दोनों शेडेड रीजन एक जैसे हैं, तो ये भी इक्वल है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हमने एक तरह से वेरीफाई किया, एक तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया है, क्योंकि सेट ए बी सी के एलिमेंट्स कुछ भी हो, कैसे भी हो, डायग्राम में हम इस तरह से बना सकते हैं। और जो शेडेड रीजन है वो जो है वो दोनों में आइडेंटिकल है। इससे ये पता लगता है कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेशन और यूनियन ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब यहाँ पर एक बात और समझने लायक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा दे दिया जाए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो अब इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमें पता है यूनियन ऑपरेशन या इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो है वो केवल दो सेट पर ही अप्लाई हो सकती है। तो हमें यहाँ पहले ये देखना पड़ेगा कि हम पहले यूनियन ऑपरेशन करना चाहेंगे या पहले इंटरसेक्शन ऑपरेशन करना चाहेंगे। तो इसको हम दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि या तो हो सकता है कि मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं और फिर बाद में इसका ये इंटरसेक्शन लूं, या हो सकता है कि मैं पहले ये कैलकुलेट करूं और फिर इसके साथ यूनियन लूं और फिर हम देखें कि देखिए इसका रिजल्ट कितना आता है। तो यदि मैं ए बी सी ये जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंगली यदि मैं प्रोसीड करता हूँ, तो जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है वो हमने यहाँ देख रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वो इस तरह का रीजन आ रहा है, इतना बड़ा रीजन आ रहा है जिसमें ए भी शामिल है। और जो इंटरसेक्शन सी है तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है वही शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से इसमें सी के साथ जो कॉमन एलिमेंट्स है वही शामिल होंगे, तो फिर ये इतना बड़ा रीजन नहीं हो सकता। तो ये दोनों आंसर डेफिनेटली डिफरेंट होंगे और इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ए दे दिया 1 2 3, एक और ले लेते हैं, बी दे दिया सपोज 2 3 4 और सी दे दिया सपोज 3 4 5। और यदि मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ तो सबसे पहले सपोज ए यूनियन ये वाला कैलकुलेट करता हूँ इसके अकॉर्डिंगली, तो पहले मैं लिखूंगा ए यूनियन बी, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और फिर इसका इंटरसेक्शन लूंगा किसके साथ 3 4 5 के साथ। तो ये जब कैलकुलेट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 3 और 4। और इधर यदि मैं लेता हूं तो इसमें ए तो हमारे पास है, ए कितना है, ए में है 1 2 3 और इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है यहाँ पर,
यहाँ पर है यूनियन, तो ये यूनियन है, यूनियन हो गया। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लेना है, बी और सी में जो कॉमन उनको लिखना है, तो बी और सी में कॉमन कौन सा दिख रहा है, 3b है 4b है। और फिर इन सबका मैं यदि कंबाइन करता हूँ, यूनियन का मतलब हुआ दोनों में जो है उन सबको एक साथ लिख देना, 1b है 2b है 3b है 4b है। तो हम यहाँ देख रहे हैं निश्चित रूप से कि दोनों जो है वो अनइक्वल है, दोनों रिजल्ट अनइक्वल है। इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल है, ये जो इन जनरल अनइक्वल है। तो मैं इसकी वैल्यू यदि ऐसे कैलकुलेट करता हूँ तो अलग आती है, ऐसे कैलकुलेट करता हूँ तो अलग आती है, और बोथ आर अनइक्वल। इसका मतलब हुआ कि यदि ऐसे लिख दिया जाए तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम अलग अलग रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। और यहाँ पहले से पक्का है नहीं कि हम यूनियन ऑपरेशन को पहले करेंगे या इंटरसेक्शन ऑपरेशन को पहले करेंगे। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो वहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। बिना ब्रैकेट के अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, ये मीनिंगलेस है। बिना ब्रैकेट के यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन एक साथ आ गई तो मीनिंगलेस है। इसके सिमिलर एग्जांपल में वहां देखता हूं, जैसे मान लो 2 × 3 + 5 लिखा है, तो यहाँ तो हमारे पास BODMAS रूल है, इसमें हम पहले मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, फिर हम 5 को ऐड करके 11 निकालेंगे। लेकिन ऐसे यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन अगर एक साथ है तो वहां ऐसा कोई रूल नहीं है BODMAS रूल जैसा कि पहले हमें यूनियन ही करना है, इसलिए हमें वहां ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट लगाने से ये कंफर्म हो जाएगा कि पहले हमें कौन सी ऑपरेशन काम में लेनी। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है, तब तो हम ये निकाल देंगे, और यदि इसकी पूछी जाती है तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बिना ब्रैकेट के पूछा जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और समझ लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। सेट ए है और उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 है, और सेट बी है उसमें जो है केवल 2 एलिमेंट है 2 और 3। और यदि मैं ए यूनियन बी निकालता हूं तो निश्चित रूप से ए और बी के जो सभी एलिमेंट्स को यदि मैं काउंट करता हूं तो वापस आ रहा है 1 2 3 4, जो वापस जो है वो सेट ए ही बन रहा है। और यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं तो कितना आएगा, दोनों में जो कॉमन है उनको लिखना है, तो ये 2 3 ही आ रहा है, यानी कि वापस बी आ रहा है। तो यहां से एक चीज कंफर्म हो रही है कि यदि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है, तो आप यहां देख सकते हैं कि जो बी है वो यहां पर सबसेट ऑफ ए है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स पहले से ही ए में है, और बी के एलिमेंट्स यदि पहले से ए में है तो इसका मतलब यूनियन करेंगे तो वापस हमें जो बिगर सेट है वो मिलेगा। बिगर सेट यहाँ पर सेट ए है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो स्मॉलर सेट हमें मिलेगा। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। एक तो ये कंफर्म हो रहा है, और इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यदि बी आ रहा है तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यदि मान लीजिए हम इंटरसेक्शन करते हैं और उनमें से कोई एक सेट हमें मिल रहा है तो डेफिनेटली वो स्मॉलर सेट होगा, स्मॉलर सेट होगा। और स्मॉलर सेट है तो इसका मतलब वो सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से रिजल्ट हमारा छोटा आएगा और उसको हम बोलेंगे सबसेट, तो ये सबसेट होना पड़ेगा। और यदि यूनियन कर रहे हैं और ये आ रहा है तो ये बिगर सेट होगा निश्चित रूप से, ये बिगर सेट है तो इसको बोलेंगे हम सुपर सेट हो गया, ये सुपर सेट है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए आ रहा है, इसका मतलब है कि बी पूरा का पूरा ही ए के अंदर शामिल है, तभी जाकर वापस रिजल्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए ए सुपर सेट हो गया है। तो ए सुपर सेट है तो डेफिनेटली बी इज सबसेट ऑफ ए। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, इसका मतलब है कि बी स्मॉलर सेट रहा होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से हमेशा रिजल्ट छोटा ही आएगा। तो अगर वो बी आ रहा है तो डेफिनेटली बी इज ए सबसेट ऑफ ए। और रिजल्ट यदि सेम आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, नॉर्मली तो इन दोनों में से दोनों सेट अगर इक्वल है तब तो आंसर आना ही है, लेकिन अगर एक सेट छोटा है तो आंसर जो है वो छोटा वाला सेट ही मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंप्लाइज दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए। इवन इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए तो ए इंटरसेक्शन बी जो है बी होना ही है। तो ये टू वे इम्प्लीकेशन है। अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल है। तो आज हमने यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड काफी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो काफी मेन थी, और उसको वेरीफाई करना भी हमने वेन डायग्राम के थ्रू और किसी एग्जाम्पल के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में आपने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।